Hello students, myself Yogesh Pandey and I am dealing with the financial statement regarding the syllabus of accountancy in class 12th, class 11th actually। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेरी कंटेंट क्या होती है उस फॉर्मेट के, और उस कंटेंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्या ऑर्डर होता है, क्या सीक्वेंसेस होती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अटेन किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने बातें की थी रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वेरियस टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेटिंग द वेरियस मिसिंग आइटम्स रिगार्डिंग दैट। आज हम बात करेंगे उसी कंसर्न में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस की। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है या एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है, एक ऐसी फाइनल इंफॉर्मेशन होती है जो हमें कंपनी के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, एक संस्था के, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉसेस हैं उन प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करके उन प्रॉफिट एंड लॉस का संस्था पर पड़ने वाले इफेक्ट की एसर्टेनमेंट करने में हेल्प देता है, उसे असिस्ट करता है। ठीक है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुल मिलाकर के एक ऐसा स्टेटमेंट है जो संस्था के लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉसेस को एसर्टेन करता है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस को एसर्टेन करने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे फर्म पे, उस इम्पैक्ट की भी बात करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको याद दिला दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टेप का लगभग आखिरी पार्ट है। लगभग आखिरी इसलिए क्योंकि इसके बाद भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग और कम्युनिकेटिंग की बातें की है, बट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटेंट जॉब। अकाउंटेंट का जॉब केवल इतना है कि फर्म की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करके, समराइज करके, क्लासीफाई करके, उनकी एनालिसिस करके ये बता दे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितनी लॉसेस बियर की, और इस प्रॉफिट एंड लॉस का फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये एसर्टेन करते हैं कि फर्म ने किस तरीके की परफॉर्मेंस अपने टाइम पीरियड में दिखाई है या कौन सी एक्टिविटीज़ एज पर द ऑब्जेक्टिव परफॉर्म की है। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव अटेन किया है तो इसका मतलब यू आर इन द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट एंड यू आर इन द फेवरेबल कंडीशन, अदरवाइज यू हैव टू बियर लॉस एंड यू आर सफरिंग इन द एडवर्स कंडीशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ एडिशनल स्टेप की। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है ना। बेसिकली ह्यूमन आर मेड ऑफ मिस्टेक, है ना। अल्टीमेटली वी डू नॉट हैव टू रिपीट द मिस्टेक एंड वी हैव टू ट्राई द रेक्टिफिकेशन एंड द नेसेसरी प्रिकॉशनरी स्टेप्स ऑफ द रेक्टिफिकेशन सो दैट वी कुड मिनिमाइज आवर एरर। ओके, अल्टीमेटली सबसे पहले हम बात करें कि जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर्म में करते हैं तो एज पर द प्रोसेस, एज पर द फिनोमेना, एज पर द कॉन्सेप्ट उसकी रिकॉर्डिंग होती है जर्नल या ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में। इसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर में, और लेजर के बाद हम उसकी समराइजिंग करते हैं, उसको समराइज करके वैल्यू पुट करते हैं फाइनल हमारे ट्रायल बैलेंस में, और उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन पता लगती है, और साथ ही साथ पता लगती है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस का हमारी फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स को कि जिनको हमने अभी तक यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस इन जगहों पे रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम बात करेंगे कि ऐसी इंफॉर्मेशन अगर बाद में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मिलती हैं तो उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है, किस तरीके से उनको रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आते हैं, किस तरीके से उनका इम्पैक्ट जो है हमारे फॉर्म पे पड़ता है। इन सारी बातों की बात आज हम करेंगे। तो आज हम बात करने चल रहे हैं रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट क्या होती है पहले हमको ये जाना है।
देखिए जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है दैट फाइनेंस एडजस्टमेंट आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आर ऑब्टेन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यू कैन से इट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑब्टेन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करते हैं कुछ ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो ट्रायल बैलेंस के बाद हमें पता लगती है, जैसे आउटस्टैंडिंग यानी द पेमेंट ये हैव टू बी पेड बाय द फर्म। ऐसी एक्सपेंस इसको फर्म ने अभी पे तो नहीं किया लेकिन पे करना बाकी है, तो ऐसी कंडीशन में उन एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। सपोज फर्म ने 12 महीने का काम कराया और हमारी जो फाइनेंशियल पीरियड है वो 11 महीने पे ही खत्म हो जाती है। 1 महीने का काम करा तो लिया लेकिन अभी तक पेमेंट हमने नहीं दी, या फिर हमने प्रीपेड कर दिया, 1 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट दी, उस महीने का काम तो नहीं लिया लेकिन फाइनेंशियल ईयर ओवर हो गया। ऐसी कंडीशन में जो एक्स्ट्रा पेमेंट दी है, जो एडवांस पेमेंट दी है उसे प्रीपेड कहते हैं। इसी तरीके से हम एक्रूड की बात कर ले तो एक्रूड वो इनकम होती है जो हमने जिसके लिए काम तो कर लिया, सर्विसेज तो रेंडर कर दी, लेकिन उसके बदले में हमें पैसा नहीं मिला। द अमाउंट ये टू बी रिसीव, दिस इज जस्ट द एडवांस ट्रांजेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग, है ना। यहाँ पे हमने क्या कहा, आउटस्टैंडिंग का मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसमें हमें पैसा देना बाकी है। लेकिन एक्रूड की बात करें अगर हम, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब वो, एक्रूड का मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनमें हमें पैसा मिलने वाला है, गेट नॉट बीन रिसीव्ड बाय द फर्म। ओके, और ठीक प्रीपेड का उल्टा होता है हमारा अनएक्रूड। प्रीपेड में हमने क्या देखा था कि प्रीपेड में हमने सर्विसेज दी नहीं होती हैं। ओके, सॉरी, प्रीपेड में जो है हमने सर्विसेज ली नहीं होती हैं और पैसा दे दिया होता है। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा क्या कि पैसा मिल गया होता है लेकिन हमने उसकी सर्विसेज रेंडर नहीं की। हालांकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के भी कंट्राडिक्टरी होते हैं, है ना, और ये दोनों भी एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होते हैं। आपको जैसे उचित लगे वैसे समझ सकते हैं। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आर opposite to each other as per the concept, and outstanding and accrued are opposite to each other as per the nature. Okay, let's talk again. अगर हम बात करें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें फर्म की ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के बाद मिलती हैं और उन्हें भी उसी फाइनेंशियल पीरियड में रिकॉर्ड करना होता है, तो ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, ऐसी एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को हम एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बॉक्स में बनाकर दिखाई है, लिखी है क्या, दैट ऑल द एडजस्टमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स। जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं उन सारी एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना होता है एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स। ओके, ठीक है, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक एडजस्टमेंट को कम से कम 2 बार जरूर रिकॉर्ड करें। इट इज द पॉइंट टू बी मेंशन व्हाइल रिकॉर्डिंग द एडजस्टमेंट। ओके, जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस से लेकर के हम आते हैं उनको केवल एक बार रिकॉर्ड करना इनफ होता है, लेकिन जो चीज़ें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर के आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग के लिए कम से कम 2 ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कहाँ होंगी, तो ट्रीटमेंट कैसे होंगी, इनको हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम केवल ये जानें दैट एडजस्टमेंट आर व्हाट द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आर ऑब्टेन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड रिलेटिंग फॉर द सेम ईयर। ओके, and a part of this some examples are given like the outstanding, prepaid, accrued, unaccrued, closing stock, etc. And the very important thing is written before you that all adjustments must be recorded in the financial statement for at least 2 times। जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस को हम एडजस्टमेंट की संज्ञा देते हैं उनको कम से कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 बार लिखना होगा, 2 तरीके से लिखना होगा, 2 जगह पे लिखना होगा। और ये जगह, ये तरीका क्या होगा आगे हम बात करेंगे जब हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे या उसकी प्रॉपर डीलिंग कर रहे होंगे।
फिलहाल हमने ये समझा कि एडजस्टमेंट क्या होती है और उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात समझी कि एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट कम से कम 2 बार 2 जगह 2 तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसी एडजस्टमेंट के कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस की और इनकी ट्रीटमेंट की। आइए देखते हैं वो क्या कॉमन एग्जांपल्स हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें कॉमनली मिलते हैं और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स की, कुछ कॉमन एडजस्टमेंट की जो यूजुअली हमारी ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद हमें मिलती है और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करनी होती है। तो कैसे इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करेंगे, कैसे इनकी रिकॉर्डिंग होगी, कैसे इनको फाइनेंशियल बुक्स में लेके आया जाएगा, इनकी बातें करते हैं हम। तो सबसे पहले सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो है हमारा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग देखिए हमने जो भी एग्जांपल्स लिए हैं उन एग्जांपल्स को शॉर्टकट में, शॉर्ट कॉन्सेप्ट में हमने बताने के लिए एक अलग कॉलम बनाया है और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की भी बात हमने करने के लिए कॉलम बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? द पेमेंट yet to be paid by the firm, है ना। फर्म जो है वो पेमेंट जो अभी करेगी यानी इन फ्यूचर करेगी उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो 2 जगह पे होती है, डेबिट साइड in trading and PL अकाउंट। ओके, डेबिट में ऐड कर देते हैं विद द एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं और अल्टीमेटली दूसरी ट्रीटमेंट होती है इसकी बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसकी रिकॉर्डिंग होती है ना। तो 2 ट्रीटमेंट हमने पहले भी बात की थी कि कम से कम 2 ट्रीटमेंट हर एडजस्टमेंट की होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा शायद हो सकती है लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज माइंड कि जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन की ट्रीटमेंट कम से कम 2 जगह 2 बार 2 तरीके से हम जरूर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या कहा, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस where the payment yet to be paid by the firm, जहां पेमेंट फर्म को देनी होती है। ठीक है, और इस कंडीशन में जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? डेबिट साइड इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट विल एड विद द एक्सपेंस फॉर व्हिच वी हैव टू पे इट आउट, है ना। जो एक्सपेंस हमें देनी है उसमें जो है प्लस करेंगे और ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस जहां भी वो एक्सपेंस है उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। पहली ट्रीटमेंट। दूसरी ट्रीटमेंट होगी हमारी उस आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट हमने नहीं दी है उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को हम लायबिलिटी मान करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओके, इस ट्रीटमेंट के साथ हम जो है आउटस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की ओर। प्रीपेड मींस द पेमेंट मेड इन एडवांस, ऐसी पेमेंट जो कि हमने अभी तक नहीं दी है। तो जो पेमेंट हम अभी तक नहीं दिए हैं उसी पेमेंट को हम पेमेंट हमने एडवांस में दे दी है, यानी कि काम नहीं किया है लेकिन उस काम का जो भुगतान है वो कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में जैसा कि मैंने कहा था कि जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टर्म में एक दूसरे के अपोजिट है और आउटस्टैंडिंग और एक्रूड नेचर के बेसिस पे एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, देखिए प्रीपेड का मतलब हमने क्या बताया कि द पेमेंट मेड इन एडवांस, ऐसी पेमेंट जिसको हमने एडवांस में दे दिया है। तो वो पेमेंट क्या होगी? वो पेमेंट हमारी प्रीपेड होगी और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए क्या हो जाएगी। हम जो भी ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन में से रिड्यूस कर देंगे लेस फ्रॉम द पेमेंट
इन ट्रेडिंग एंड क्लियर अकाउंट, ठीक है। वहां क्या किया था हमने, प्लस किया था, यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और लायबिलिटी वहां पे दिखाई थी हमने, तो यहाँ पे ठीक उल्टा असेट साइड में इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे। ओके, ये ट्रीटमेंट हो गई हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिसको कंपनी ने एडवांस में पे कर रखी है, जिसके लिए कंपनी ने पैसा पहले ही दे दिया है, काम आगे आने वाले समय में लेगी, ठीक है। तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि कंपनी ने पहले से दे दिए हैं, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो जगहों की होती है। पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है लेस फ्रॉम द पेमेंट इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी उस एक्सपेंस में से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और दूसरी ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट के असेट साइड में जो है उसको रिकॉर्ड कर देंगे, दिखा देंगे। ओके, इसके बाद एक्सपेंसेस की बात हमने कर ली, अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग इनकम की। तो एक्रूड इनकम क्या है, एक्रूड इनकम वो इनकम है जिसमें पेमेंट नॉट, पेमेंट की बात ना करें, अगर हम इनकम की बात करें, इनकम में ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा, रिसीविंग नॉट कलेक्टेड येट बाय द फर्म, जो फर्म है उसकी रिसीविंग, उसमें जो है इनकम की रिसीविंग नहीं की फर्म ने। सपोज फर्म ने जो है किसी को गुड सेल कर दिया और उससे पेमेंट अभी तक नहीं ली, तो वो एक एक्रूड इनकम है। सपोज फर्म ने किसी के लिए ब्रोकरेज जो है का काम किया, ब्रोकरेज अर्न हो गई है लेकिन अभी उससे ब्रोकरेज रिसीव नहीं हुई, तो ये भी एक्रूड इनकम का पार्ट होगा। कोई भी इनकम जो कि जिसके लिए फर्म ने काम कर दिया है लेकिन उस काम का फर्म को पैसा नहीं मिला है, तो ये जो है ये ट्रांजैक्शन हमारे एक्रूड ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में एक्रूड की ट्रीटमेंट की अगर बात करें हम, एक्रूड की भी ट्रीटमेंट दो जगह पर होती है। सिंस इट इज एन इनकम दैट्स व्हाई इट विल शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड एंड इट विल added in the income of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जिस इनकम के लिए एक्रूड इनकम की बात की जा रही है, उस इनकम में इसे ऐड किया जाएगा, ओके। और दूसरी ट्रीटमेंट होगी इसकी, क्योंकि ये पैसा मिलने वाला है तो ये फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। एंड ऑल द टैंजिबल एंड इनटैंजिबल आइटम दैट हैज टू इंक्रीज द प्रॉफिट इन फ्यूचर, द इनकम इन फ्यूचर, दैट आर कॉल्ड एसेट्स। वो सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको नहीं देख सकते, जिनको हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते, लेकिन वो नियर फ्यूचर हमारी फर्म की इनकम को, हमारे फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज कराने में हमारी हेल्प करेंगी, उन्हें हम एक्रूड असेट्स का नाम देते हैं। तो इसीलिए असेट्स भी फ्यूचर में हमें इनकम दिलाएगी, फ्यूचर में हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके। तो इसकी दूसरी ट्रीटमेंट हो जाएगी हमारी असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले ट्रांजैक्शन की, अपने अगले एडजस्टमेंट की। एक्रूड का ठीक उल्टा है, दैट इज अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम क्या होती है, वो इनकम जिसके लिए हमने काम नहीं किया लेकिन उसका पैसा मिल गया। सपोज वी आर गोइंग टू डिलीवर some services for which brokerage is to be received and we have received the brokerage well in advance, and for that amount we do not have performed the job actually. In that case, that payment, that receiving, that collection will be treated as unaccrued account. यानी कि अगर हम बात करें कि unaccrued account क्या होता है, unaccrued income क्या होती है, तो वो इनकम जिसके लिए हमने पैसा रिसीव तो कर लिया लेकिन काम नहीं किया, उसे हम
अनएक्रूड इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर लें रिसीविंग फॉर विच इनकम फॉर विच सर्विसेज हैज नॉट बीन रेंडर्ड, जिसके लिए सर्विसेज रेंडर नहीं की गई। ठीक है, तो ये जो रिसीविंग होगी वो अनएक्रूड इनकम कहलाएगी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अनएक्रूड इनकम की जो ट्रीटमेंट होगी ठीक आपके एक्रूड की अपोजिट होगी। एक्रूड में हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो वहां पे लेस करेंगे, लेस इन द इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस इनकम की हम बात कर रहे हैं उस इनकम को हम उस इनकम में से हम अनएक्रूड आइटम को लेस कर देते हैं। और चूंकि ये अमाउंट जो है, इस अमाउंट के कारण फ्यूचर में हमें कुछ सर्विसेज देनी होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हम फ्यूचर में कुछ पे करना पड़ता है आइदर सर्विसेज और एनी अदर थिंग, when we have to pay something in future that are called liability, and that is why it will show in the column of liability also. So the second treatment is that it will show in the liability side of balance sheet. Is that okay? Hope I have cleared you that what is the concept of outstanding, prepaid, accrued and unaccrued. ठीक है, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि आउटस्टैंडिंग में वो सारी पेमेंट आती हैं जिनको फर्म ने अभी तक पे नहीं किया है, फाइनेंशियल पीरियड बीत गया है लेकिन उनसे रिलेटेड पेमेंट हुई नहीं है। ऐसी अगर कोई एक्सपेंस आपको दिखती है तो उसकी दो ट्रीटमेंट होगी। पहला, वो जो भी एक्सपेंस है ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट साइड में दिखाई गई है उसमें हम प्लस करेंगे उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, और दूसरी उस एक्चुअल आउटस्टैंडिंग अमाउंट को हम लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे ताकि एक्चुअली पता लगे कि आगे हमें कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, जब हम पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी साइड में से ये अमाउंट घट जाएगा। फिर इसके बाद इसका उल्टा है प्रीपेड अमाउंट। प्रीपेड अकाउंट में हमने क्या देखा कि प्रीपेड अकाउंट जो है, प्रीपेड एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जहां पेमेंट एडवांस में दे दी गई है लेकिन उनकी सर्विसेज हमने कंज्यूम नहीं की है टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। अब इसकी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात आती है तो इस एडवांस की अमाउंट को जो भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में से लेस कर देते हैं, पहली ट्रीटमेंट। दूसरी ट्रीटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट के असेट साइड में उसको दिखाया जाता है, शो किया जाता है। इज दैट ओके? आगे बात करते हैं हम कि जो थर्ड आइटम हमने रिकॉर्ड किया यहाँ पे एक्रूड का। एक्रूड की बात अगर करें तो एक्रूड इनकम वो इनकम है जिसको हमने क्या किया है, अभी तक कलेक्ट नहीं किया है लेकिन उसके लिए सर्विसेज हमने रेंडर कर दी। इट मीन्स दैट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी हैव टू अर्न इन फ्यूचर। ओके, दैट इज व्हाई इट इज एन असेट्स ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, इट इज एन असेट्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, और दैट इज व्हाई इट शुड आल्सो बी एडेड इन द इनकम वेयर वी शो द इनकम ऑफ द फर्म। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना करके वो इनकम दिखाते हैं उस इनकम में ये एक्रूड आइटम ऐड किया जाता है और इसके साथ साथ हम असेट साइड में उस एक्रूड इनकम की अमाउंट को शो ही करते हैं। इसके बाद हमने लास्ट बताया था आपको अनएक्रूड का। अनएक्रूड इनकम अगर होती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अनएक्रूड इनकम कहती है कि रिसीविंग वेल इन एडवांस। अगर आपने किसी से पैसा एडवांस में ले लिया है और उस पैसे के बदले काम नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में वो ट्रांजेक्शन, वो इनकम, वो रिसीविंग हमारी अनएक्रूड रिसीविंग होगी। और इस अनएक्रूड रिसीविंग को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे फ्रॉम द इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा लायबिलिटी साइड में शो करेंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में। तो ये कुछ ट्रीटमेंट थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स थे जिनको हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट हम जानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट जो है अल्टीमेटली दो जगह पर हम लोग करते हैं, और
पहली ट्रीटमेंट तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि पहली ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं और दूसरी बैलेंस शीट के असेट साइड में हम इसको शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे हमारे एडजस्टमेंट के, जिनको हमें पढ़ना है आगे, जिन्हें हमें यूज़ करना है, और इसी की हम सहायता से आगे और भी कुछ एक दो एग्जांपल्स आएंगे, एक दो एडजस्टमेंट आएंगे, उनको समझ करके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। होप आई हैव क्लियर यू दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ द एडजस्टमेंट, एंड आगे हम लोग इसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इनको यूटिलाइज करना है। इज दैट ओके? थैंक यू वेरी मच।